हेलो स्टूडेंट्स, स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैं पुनीत आपकी इकोनॉमिक्स की फैकल्टी हूं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का सिलेबस। यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स, यूजीसी नेट के किसी भी एग्जाम में जब आप प्रिपेयर करते हैं तो उसमें आपके दो पार्ट्स होते हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 जो आपका होता है वो होता है जनरल, जो सभी यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स को देना होता है। एंड पार्ट 2 जो होता है वो आपका होता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक। एंड मैं यहाँ आपको पार्ट 2 इकोनॉमिक्स के लिए पढ़ाने आई हूँ, ठीक है। तो आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक, वो है कंज्यूमर बिहेवियर। आपको पता होगा कि जो यूजीसी नेट का हमारा जो सिलेबस है उसमें टोटल हमारे पास 10 यूनिट्स हैं, ठीक है। 10 यूनिट्स में से हर यूनिट में से कुछ कुछ प्रोपोर्शन होता है जो हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा जो वेटेज हमारे यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स में दी जाती है वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स को। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है एंड उसमें से तकरीबन 25 क्वेश्चन के आसपास माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है कंज्यूमर बिहेवियर। देखिए, स्टार्ट करते हैं। डिमांड। The demand for a commodity is the consumer's desire to have it for which he is willing and able to pay. किसी भी चीज की अगर कोई डिमांड करता है उसमें दो चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, डिजायर होनी चाहिए एंड सेकंड, विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे। मतलब कि अगर कोई वस्तु की डिमांड की जा रही है तो उसके लिए हमको डिजायर होना चाहिए। डिजायर मतलब हमें इच्छा होनी चाहिए उस वस्तु को खरीदने की। हमने इच्छा कर ली, जैसे आज मैं इच्छा करती हूँ कि मुझे एक ऑडी कार चाहिए, तो ये मेरी क्या हो गई, डिजायर। सेकेंड थिंग क्या देखा हमने, विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे। ये किस पे डिपेंड करता है, मेरी पॉकेट में कितने मनी है, मेरे बैंक बैलेंस में कितना पैसा है, उस पर डिपेंड करता है क्या मैं जो चीज जो मैं डिजायर कर रही हूं उसको मैं खरीद सकती हूं, उसको खरीदने के लिए मेरे पास पर्याप्त पैसे हैं या नहीं। वो है मेरी विलिंगनेस टू पे। जब मेरे पास डिजायर भी होगी एंड विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे भी होगी, तब वो चीज जो है वो डिमांड कहलाएगी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। डिमांड का मतलब होता है कि वेरियस क्वांटिटी दैट अ कंज्यूमर प्लान्स टू बाय एट वेरियस प्राइसेस ऑफ अ गुड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे जो डिमांड है, इस साइड हमारे प्राइस होता है, इस साइड हमारा क्वांटिटी डिमांड है। ओके, एक सेकेंड। अगर 1 प्राइस पे मेरी क्वांटिटी डिमांडेड 3 है, 2 प्राइस पे मेरी क्वांटिटी डिमांडेड 2 है, 3 प्राइस पे मेरी क्वांटिटी डिमांडेड 1 है, ठीक है। एक बार हम इसका डिमांड का शेड्यूल बना लेते हैं। प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड का। प्राइस 1 है तो क्वांटिटी डिमांडेड हमारी 3 है। प्राइस 2 है तो क्वांटिटी डिमांडेड हमारी 2 है। प्राइस अगर 3 है तो क्वांटिटी डिमांडेड हमारी 1 है। ओके, तो डिमांड क्या होता है, रेफर करता है एट वेरियस क्वांटिटीज दैट अ कंज्यूमर प्लान्स टू बाय एट वेरियस प्राइसेस। मतलब अलग अलग प्राइस पे जो कंज्यूमर अलग अलग प्राइस पे कितना डिमांड रख रहा है, कितनी क्वांटिटी वो डिमांड कर रहा है, वो है डिमांड। एंड क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है, एक पर्टिकुलर प्राइस पे कंज्यूमर कितना क्वांटिटी लेना चाहता है। जैसे अगर प्राइस 2 है तो उस पे कितनी क्वांटिटी वो डिमांड कर रहा है, 2 यूनिट वो डिमांड कर रहा है प्रोडक्ट की, तो ये है हमारी क्वांटिटी डिमांडेड। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। डिमांड फंक्शन। डिमांड जो फंक्शन है वो है, डिपेंड करता है प्राइस, उस पर्टिकुलर गुड के प्राइस पे, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स एंड और भी अदर फैक्टर्स हैं, जैसे कि हमारा सीजन हो गया एंड एडवर्टीजमेंट वगैरह। इन सब चीजों पे हमारी जो है क्वांटिटी डिमांडेड इफेक्ट होती है, ठीक है। तो प्राइस
और क्वांटिटी डिमांडेड में जो है इनवर्स रिलेशन है, ठीक है, कि प्राइस अगर बढ़ेगा तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी, ये कहता है लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। क्वांटिटी डिमांडेड का पहला फंक्शन जो है मेनली वो है प्राइस ऑफ द गुड, ठीक है। सेकंड है इनकम, इनकम ज्यादा होगी तो हम ज्यादा गुड्स की डिमांड रखेंगे मार्केट में, अगर हमारी इनकम कम होगी तो हम अपनी जो इच्छाएं हैं वो भी कम कर लेंगे और विलिंगनेस टू पे भी कम होगी क्योंकि इनकम कम है, तो ओवरऑल हमारी डिमांड भी कम हो जाएगी। नेक्स्ट थिंग जो है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, जो चीजें हमें पसंद है हम उन चीजों की डिमांड करेंगे, जो चीजें हमें नहीं पसंद उसकी डिमांड नहीं करेंगे। जैसे अगर मुझे करेले नहीं पसंद तो मैं करेले नहीं खरीदने जाऊंगी, अगर मुझे भिंडी पसंद है तो मैं भिंडी खरीदने जाऊंगी, तो वो डिपेंड होता है हमारे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस से। नेक्स्ट जो है हमारा फंक्शन वो है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स जो दो तरह के होते हैं, एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड होता है, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड वो वाले गुड्स होते हैं जब एक की डिमांड अगर बढ़ती है, एक की डिमांड अगर बढ़ती है तो वो उसका कारण क्या होता है कि दूसरे गुड की प्राइस में कमी बढ़ गई है, दूसरे गुड का प्राइस बढ़ गया तो पहले गुड की जो है क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है। सब्स्टिट्यूट गुड का एग्जांपल ले सकते हैं, सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास टी एंड कॉफी का, कि अगर टी का प्राइस बढ़ जाता है तो जो टी जो लोग पीते थे वो कॉफी की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि हम टी भी वही काम करती है और कुछ हद तक कॉफी भी वही काम करती है, तो कुछ जो लोग हैं वो टी से शिफ्ट होके कॉफी की तरफ चले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का क्या एग्जांपल है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का एग्जांपल है कार एंड पेट्रोल ले सकते हैं, बेस्ट एग्जांपल है कि अगर एक गुड का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे गुड की क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी, उसकी भी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी, दोनों की क्वांटिटी डिमांडेड में असर पड़ेगा। जैसे अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है तो लोग कार खरीदने से पहले सोच रहे हैं कि हम कार खरीदेंगे तो हमारा पेट्रोल पे भी खर्चा लगेगा, तो कार को अवॉइड कर रहे हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ज्यादा निर्भर हो रहे हैं, ठीक है। तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड भी इफेक्ट करता है उस पर्टिकुलर गुड की क्वांटिटी डिमांडेड पे। क्लियर है? नेक्स्ट, ओके, individual demand for a commodity depends on its price, his income, price of related goods, taste and preferences, advertising, etc. Okay. Theories of consumer behavior. कंज्यूमर बिहेवियर में सबसे पहले हमारे पास आया था लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड हमारे पास सबसे पहले आया था, उसके बाद कंज्यूमर बिहेवियर में हमारे पास दो टाइप की थ्योरीज हैं, एक है कार्डिनल और एक है ऑर्डिनल। कार्डिनल की जो थ्योरी है वो मार्शल के द्वारा दी गई थी, ऑर्डिनल की जो थ्योरी है वो पेरेटो के द्वारा सबसे पहले दी गई थी एंड उसके बाद एजवर्थ के द्वारा दी गई थी, ठीक है। मोस्टली स्टूडेंट्स ये गलत आंसर करके आते हैं कि जो ऑर्डिनल का कंसेप्ट है वो हिक्स एंड एलन के द्वारा दिया गया था। नहीं, ऐसा नहीं है। हिक्स एंड एलन ने जो थ्योरी दी थी वो थी हमारी इंडिफरेंस कर्व की थ्योरी। ऑर्डिनल के अंदर जो हमारे पास थ्योरीज आती है, एक होती है इंडिफरेंस कर्व की, एक होता है रिलीव्ड प्रेफरेंस थ्योरी, ठीक है। रिलीव्ड प्रेफरेंस थ्योरी हमको दी गई थी सैमुअल्सन के द्वारा एंड इंडिफरेंस कर्व हमको दी गई थी हिक्स एंड एलन के द्वारा, ठीक है। और ये जो इंडिफरेंस कर्व थ्योरी है हिक्स एंड एलन ने पेरेटो, एजवर्थ एंड स्लट्सकी की थ्योरी को स्टडी करने के बाद ही इंडिफरेंस कर्व का अप्रोच एनालिसिस दिया गया था, ठीक है। तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में कई बार पूछा गया है। डायरेक्ट जो हमने अभी डिस्कस किया है सेम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्रोनोलॉजी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पहले कौन सी थ्योरी आई थी, कार्डिनल की पहले आई थी, ऑर्डिनल की आई थी, या इंडिफरेंस कर्व पहले आई थी, या रिलीव्ड प्रेफरेंस आई थी। उन सबको हमको एक ऑर्डर में अरेंज करना होता है। 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से हमारे पास एक सूटेबल आंसर हमें निकालना होता है उनमें से, ठीक है। नेक्स्ट है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग्स बीइंग इक्वल
इफ द प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। क्या कहता है लॉ ऑफ डिमांड कि अगर किसी वस्तु का प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो जाती है, और इसका उल्टा हो जाता है, अगर किसी वस्तु का प्राइस कम हो जाता है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट का क्या मतलब है? जब हमने अभी थोड़ी देर पहले पिछली ही स्लाइड में, एक सेकेंड, यहां पर देखिए डिस्कस करा था ये डिमांड का फंक्शन, तो इसमें डिमांड के फंक्शन में हमने क्या पढ़ा था? प्राइस ऑफ द गुड। और ये जो बाकी की चीजें हैं, जो इनकम है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स जिसमें सब्सटीट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड एडवर्टाइजिंग एंड सीजनल चेंजेस, ये सब चीजें जो हैं ये है अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट के अंदर आता है। ठीक है, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। इनवर्स रिलेशन मतलब एक अगर बढ़ रहा है तो दूसरी चीज कम हो रही है, एक कम हो रहा है तो दूसरी चीज बढ़ रही है। मतलब लॉ ऑफ डिमांड क्या कह रहा है कि अगर प्राइस हमारा बढ़ रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड हमारी कम हो रही है, और अगर हमारा प्राइस कम हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड हमारी बढ़ रही है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाई डू डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। अब हमने लॉ ऑफ डिमांड तो पढ़ लिया, अब उसका डायग्राम कैसे बनेगा? ये हमारा प्राइस है, यहां हमारा क्वांटिटी डिमांडेड है। प्राइस अगर ज्यादा है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम है, प्राइस जैसे कम होगा क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगी, प्राइस कम होगा क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगी। इन सभी पॉइंट को जोड़ के, इन सभी पॉइंट्स को जोड़ के हमारा क्या बन रहा है? ये हमारा है डिमांड कर्व, जो कि डाउनवर्ड स्लोपिंग है। ठीक है, आगे ये पूछते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड जो है, जो कह रहा है कि डिमांड कर्व जो है वो इनवर्स रिलेशन है प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड में, इसका स्लोप डाउनवर्ड क्यों है? किन कारणों की वजह से हमारा लॉ ऑफ डिमांड है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है? तो पहला इनकम इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, इनकम में चेंज आने की वजह से लॉ ऑफ डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग है। कैसे? इनकम पे कैसे असर पड़ता है? As a result of fall in price of a commodity, consumers' real income increases, which includes the consumer to buy more of that commodity. This is the reason why a consumer buy more of a commodity when the price decreases. मतलब कि जब किसी भी वस्तु की प्राइस कम हो जाती है, प्राइस कम होने की वजह से रियल इनकम हमारी बढ़ जाती है। उसके बाद क्या होता है कि हमारी रियल इनकम अगर बढ़ गई तो हमारी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। परचेजिंग पावर बढ़ने से हम क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ा देते हैं। सपोज अगर मेरे पास 10,000 रुपीज है और वेजिटेबल्स वगैरह और हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स ये सब खरीदने में मेरे पास 2,000 रुपीज ही सेव होते हैं, ये मेरा सेविंग है 2,000 रुपीज, एंड 8,000 रुपीज जो है वो मेरे एक्सपेंडिचर में आ जाते हैं। ठीक है, अब मार्केट में चेंज आया और जो हाउस होल्ड गुड्स हैं और वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, इन सब के प्राइसेस में कमी आ गई। वैसे तो इन्फ्लेशन चल ही रहा है, बट फिर भी एक हम आइडिया ले रहे हैं, अजम्पशन है, ये अज्यूम कर रहे हैं। तो हमारे पास अब क्वांटिटी जो है, हम क्या करेंगे कि सेम क्वांटिटी हम परचेज करने जा रहे हैं मार्केट में, लेकिन प्राइस में फॉल होने की वजह से जो पैसा मैं 8,000 रुपए लगा रही थी जितना प्रोडक्ट खरीदने में, वही मुझे 5,000 रुपए में मिल रहा है। जितने पैसे में मैं प्रोडक्ट जितने लेके आती थी 8,000 रुपए में, अब वही सारा सामान मुझे 5,000 रुपीज में मिल रहा है। ठीक है, अब यहां पे मेरे पास सेव हो रहे हैं ना, 3,000 रुपीज बच रहे हैं। तो जो 3,000 रुपीज
बच रहे हैं वो मेरी रियल इनकम है जो इंक्रीज हो गई। सेम प्रोडक्ट खरीदने के बावजूद भी मेरे पास पैसे बच रहे हैं क्योंकि उस प्रोडक्ट के प्राइस में कमी आ गई। तो ये जो पैसे जो बच रहे हैं ये मेरी रियल इनकम है। अब रियल इनकम मेरी इंक्रीज हो गई तो अब मेरे पास मेरी पॉकेट में ज्यादा पैसे हो गए, तो मैं आइडिया लगाऊंगी अब मैं और क्या चीजें खरीदूं और क्या मैं डिमांड रखूं, तो मेरी डिमांड बढ़ जाएगी, मेरी परचेजिंग पावर बढ़ गई ना। जब मेरी रियल इनकम बढ़ गई तो मेरे पास ज्यादा पैसे आ गए, ज्यादा पैसे आ गए तो मेरी परचेजिंग पावर बढ़ गई, परचेजिंग पावर बढ़ गई तो मैं मार्केट में जाके और कोई गुड्स खरीदने जाऊंगी और या फिर जो प्रेजेंटली जो मैं गुड्स खरीद रही हूँ उसी की और डिमांड करूंगी, तो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी। इसे कहते हैं इनकम इफेक्ट। क्लियर है? नेक्स्ट कंसेप्ट पे चले। नेक्स्ट है हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या कहता है कि जो पीपल है वो प्रेफर करते हैं रिलेटिवली चीपर गुड। कंज्यूमर बिहेवियर में एक बेसिक अजम्पशन जो है कि हमारा जो कंज्यूमर है वो क्या है, रैशनल। रैशनल का मतलब कि कंज्यूमर अपनी सेटिस्फैक्शन को हमेशा मैक्सिमम करना चाहता है। ठीक है, कम से कम रुपए में ज्यादा से ज्यादा चीजें मिल जाए, ऐसा कंज्यूमर चाहता है। पीपल प्रेफर करते हैं रिलेटिवली चीपर गुड्स। ठीक है, जैसे हमने एग्जांपल करा था टी एंड कॉफी का, टी एंड कॉफी का एग्जांपल करा था। टी के अगर प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो लोग किस पे चले जाएंगे, कॉफी पे चले जाएंगे। तो ये होगा हमारा क्या, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा फैक्टर वो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कि जैसे हम कुछ किसी चीज की कंजम्पशन को बढ़ाते हैं, किसी चीज की कंजम्पशन को बढ़ाते हैं तो हमारा तो टोटल यूटिलिटी है वो इंक्रीज होता है, लेकिन एट अ डिमिनिशिंग रेट, डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज होता है। तो टोटल यूटिलिटी का कर्व इंक्रीज तो होता है बट एट अ डिमिनिशिंग रेट, मतलब एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने पे जो हमको सेटिस्फैक्शन मिलती है वो पिछले यूनिट से मिली हुई सेटिस्फैक्शन से कम होती है। ठीक है, तो जो टोटल यूटिलिटी का कर्व है वो इंक्रीज तो होता है बट एट अ डिमिनिशिंग रेट, और एक पॉइंट पे आके वो मैक्सिमम हो जाता है एंड देन वो डिमिनिशिंग होने लग जाता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, हम खाना खाने बैठते हैं तो जब हमको बहुत ज्यादा भूख लगती है तो एकदम से हम जब हम फर्स्ट चपाती खाते हैं तो हमको बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती है, तो उसके बाद जब हम सेकंड चपाती पे जाते हैं तो पहली रोटी के मुकाबले कम सेटिस्फेक्शन मिलती है। फिर एक लिमिट तक जहां तक हमारी कैपेसिटी है वहां तक हम खाते हैं, और जब हमारा स्टमक फुल हो जाता है तो हमारी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है। उसके बाद भी अगर हम ओवर ईटिंग करते हैं तो वॉमिटिंग जैसी सिचुएशन हो सकती है, स्टमक पेन हो सकता है, तो वो क्या होगा, हमारा यूटिलिटी कम हो जाएगा। ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि जब हम कंजम्पशन करते हैं किसी चीज से मिलती है जो हमको यूटिलिटी मिलती है वो बढ़ती है घटते हुए क्रम में। ठीक है, और मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व क्या है, घटते हुए क्रम में बढ़ती है, तो मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, और जहां पे हमारा टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होता है वहां हमारा मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू 0 हो जाता है, जहां पे टीयू मैक्सिमम होता है। ठीक है, इस कारण की वजह से भी हमारा लॉ ऑफ डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग है। नेक्स्ट, एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। अब लॉ ऑफ डिमांड कहां कहां नहीं लगता। पहला है गिफ्ट गुड्स। गिफ्ट गुड्स का कंसेप्ट ग्रेट डिप्रेशन के पीरियड में आया था। ये वो वाले गुड्स हैं, ऐसे गुड्स मतलब ऐसे गुड्स होते हैं जो इतने घटिया वस्तु होती है, इनको हिंदी में घटिया वस्तु के नाम से जाना जाता है, जो प्राइस के बढ़ने के साथ इनकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती। इसका एग्जाम्पल था ब्रेड का। तो ब्रेड जो कंज्यूम करता है, एक ह्यूमन जब ब्रेड कंज्यूम करता है तब वो जो है सबसे चीपेस्ट गुड था, वो चीपेस्ट गुड जो है वो ब्रेड है। जब जो लेबर क्लास वहां पे ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पीरियड पे ब्रेड का कंजम्पशन कर रही थी, तो ये सबसे
चीपेस्ट गुड है और इससे अलावा वहां पे कुछ खाने को इतना नहीं मिलता, इससे जो बाकी चीजें जो थी वो इससे महंगी थी। अगर इसका प्राइस बढ़ रहा है तो मतलब ये अज्यूम किया जाता था कि इसकी क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आ रहा है और तो लोग इसी को ही ज्यादा खरीदने लगते थे। मतलब प्राइस के बढ़ने के साथ क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ रही थी। तो ये लॉ ऑफ डिमांड के ऑपोजिट हो गया। प्राइस इफेक्ट इसका पॉजिटिव है, इनकम इफेक्ट इसका नेगेटिव है। मतलब अगर लोगों की इनकम बढ़ गई तो वो गिफ्ट गुड से हट जाएंगे, नॉर्मल गुड की तरफ को जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इंफीरियर गुड। इंफीरियर गुड कौन से गुड होते हैं? जो नॉर्मल गुड के ऑपोजिट होते हैं। नॉर्मल गुड्स के ऑपोजिट होता है इंफीरियर। नॉर्मल गुड्स में क्या केस है हमारा कि प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड घटेगी। इंफीरियर गुड्स नॉर्मल गुड के ऑपोजिट है, नेगेटिव रिलेशन है यहाँ पे प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड का, बट इनकम के साथ इसका नेगेटिव रिलेशन। कि इंफीरियर गुड्स के केस में अगर प्राइस बढ़ेगा तो लोग उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कम करेंगे, लेकिन इनकम इफेक्ट क्या होगा कि अगर लोगों की इनकम बढ़ जाएगी तो वो इंफीरियर गुड की डिमांड नहीं करेंगे, वो नॉर्मल गुड की तरफ को जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास वेबलेंट गुड्स। वेबलेंट गुड्स को आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन भी कहा जाता है और कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, वेबलेंट गुड्स वो वाले गुड्स होते हैं जो कि हमारे शो ऑफ के पर्पस के लिए यूज होते हैं। शो ऑफ के लिए जो प्रोडक्ट्स यूज होते हैं उनको हम वेबलेंट गुड्स कहा जाता है, जैसे कि डायमंड्स। बेस्ट एग्जांपल है डायमंड। अगर डायमंड का प्राइस कम हो जाएगा क्या लोग शो ऑफ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो वेबलेंट गुड्स वो वाले गुड्स हैं कि जब उनकी प्राइस ज्यादा होती है, जब प्राइस ज्यादा होती है तो उनकी क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा होती है, जब प्राइस कम होता है तो लोग उसकी डिमांड नहीं करते। तो ऐसे गुड्स जो शो ऑफ के लिए बने हैं वो है वेबलेंट गुड्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास स्नॉब इफेक्ट। एक है स्नॉब इफेक्ट एंड दूसरा हमारे पास है बैंडवैगन इफेक्ट। एक है स्नॉब इफेक्ट एंड सेकंड हमारे पास है एक हमारे पास स्नॉब इफेक्ट है एंड सेकंड हमारे पास है बैंडवैगन इफेक्ट। स्नॉब इफेक्ट का मतलब होता है कि जो दूसरे नहीं कर रहे हैं वो हमको करना है, ऐसी चीजें करनी है जो एकदम हटके है दुनिया से। जैसे अगर हम अपनी पसंद से आप डिजाइनर क्लोथ्स पहन रहे हैं, अपने खुद के डिजाइन किए हुए कपड़े पहन रहे हैं, या फिर एक ऐसे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जो सिर्फ हमारे पास हो, जैसे कुछ स्पेशल इयररिंग्स बना रहे हैं या डायमंड सेट बनवा रहे हैं जो फिर स्पेशली क्राफ्ट है हमारे लिए स्पेशली, तो वो है स्नॉब इफेक्ट। जैसा प्रोडक्ट किसी और की तरफ नहीं मिलेगा, एकदम कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं, तो वो होगा स्नॉब इफेक्ट में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास बैंडवैगन इफेक्ट। बैंडवैगन इफेक्ट है कि अगर हम ये नहीं देख रहे कि हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट है, ये नहीं देख रहे हम कि हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट है, हम ये देख रहे हैं कि दूसरे क्या कर रहे हैं। हम बाहर देखते हैं गली मोहल्ले में या अपनी सोसाइटी में, हम चेक करते हैं लोग क्या कर रहे हैं। लोग नई कार खरीद रहे हैं, तो वो सब हम चेक करते हैं एंड हम उसके अकॉर्डिंग अपनी डिमांड रखते हैं कि अगर लोग खरीद रहे हैं तो हमें भी खरीदना है। ठीक है, दूसरों को देख के जो हम अपनी डिमांड रखते हैं वो आता है हमारे बैंडवैगन इफेक्ट में। ठीक है, नेक्स्ट, अभी तक हमने जितना डिस्कस किया उस सब टॉपिक से हमारे प्रीवियस ईयर पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें से कुछ क्वेश्चन यहां आपके सामने है। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका मैच द फॉलोइंग का। आपको बताना है इसमें वेबलेंट गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स, गिफ्ट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के एग्जांपल है यहाँ पर कि कौन सा गुड कहां पर है, मैच करने हैं आपको। मैच द फॉलोइंग। देखिए, हमने पढ़ा था सब्स्टिट्यूट गुड्स वो वाले गुड्स होते हैं जो एक दूसरे की जगह पे हम यूज कर सकते हैं, जैसे टी एंड कॉफी। तो ए का आंसर है 2, ए का आंसर है 2। तो आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन में ए का 2 दे रखा है, तो थर्ड एंड फोर्थ सी एंड डी आपका कैंसल आउट हो जाएगा।
नेक्स्ट है आपका कार एंड पेट्रोल, जो हमारा क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड है। तो बी का क्या हो जाएगा हमारे पास 4, बी का 4 आपका 1 में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी देख लेते हैं हम। गोल्ड एंड डायमंड, ये जो हमारे शो ऑफ के लिए यूज होते हैं, ये हमारा किस में आ जाता है, वेबलिन गुड्स में आ जाता है। नेक्स्ट रागी एंड बाजरा है, वो हमारा क्या है, गिफिन गुड्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पुट द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, ये हमने पढ़ा था कि पहले कौन सी थ्योरी आई थी, बाद में कौन सी थ्योरी आई थी, ये सारी कंज्यूमर बिहेवियर की थ्योरीज है, इनको आपको अरेंज करना है। हमने ये पढ़ा था कि रिलीव्ड प्रेफरेंस थ्योरी है, वो तो लास्ट में आती है। ऑर्डिनल और कार्डिनल का कंसेप्ट करा था, ऑर्डिनल में इंडिफरेंस कर्व आता है और रिलीव्ड प्रेफरेंस थ्योरी आती है। ठीक है, सबसे पहले आया था लॉ ऑफ डिमांड, कार्डिनल में आया था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो सबसे पहले क्या आया था, लॉ ऑफ डिमांड, 1 सब में है। रिलीव्ड प्रेफरेंस थ्योरी एकदम लास्ट में आई थी। तो सेकंड जो है 2 ऑप्शन में मिल रहा है आपको, मतलब आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए कैंसल आउट, ऑप्शन नंबर सी आपका कैंसल आउट हो जाएगा, आपका आंसर बी एंड डी में से है। नेक्स्ट है आपका रिलीव्ड प्रेफरेंस से पहले कौन सी आई थी, इंडिफरेंस कर्व आई थी, मतलब 2 से पहले आपका ऑप्शन कौन सा आएगा, 3। ऐसे एलिमिनेट करके भी आप आंसर सॉल्व कर सकते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा बी, बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कंजम्पशन इंफीरियर गुड्स आर, इंफीरियर गुड्स का इनकम पे क्या इफेक्ट होता है। हमने पढ़ा था इंफीरियर गुड्स जो हैं ऑपोजिट होते हैं किसके, नॉर्मल गुड्स के। इनकम के साथ कैसा रिलेशन होता है इनका, कि जो हमारी इनकम इंक्रीज होती है तब हम इंफीरियर गुड की डिमांड को कम कर देते हैं। तो इसका इंफीरियर गुड का इनकम के साथ नेगेटिव रिलेशन है। ठीक है, आंसर नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम करेंगे प्रोड्यूसर की थ्योरीज। ठीक है, अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू।